हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण सबसे आसान परिभाषा के साथ उदाहरण के साथ आपके भेजे में डाल दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का नाम बाबू हमारे पास क्या है? चैप्टर का नाम हमारा है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में, लवण के बारे में डिटेल में आसान भाषा में जानेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। जैसे ही अम्ल आपको सोचेगा, आपको आएगा तो समझ जाओ खटरा, समझ जाओ कि वो चीज क्या है, खट्टी है। ठीक है, अम्ल का मतलब क्या होता है? खटास। तो अगर जो अम्ल है, अम्ल ना एसिड शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द एसिड्स के मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है खट्टा। जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा। ठीक। और अम्ल की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता क्या होती है? स्वाद में ये खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में कैसे आयन देंगे? ये H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कौन सा आयन देता है? ये H पॉजिटिव आयन देता है, दिमाग में रखो। उसके बाद अगर इसे एक लिटमस पत्र लिया जाए, ठीक है, अम्ल लिटमस पत्र पर भी प्रतिक्रिया देती है। ये नीले लिटमस को क्या बना देती है? लाल बना देती है। अगर आपके पास कोई नीला लिटमस पत्र है और उसे आप किसी भी खट्टे पदार्थ पर रखोगे तो नीला कैसे में किससे परिवर्तित हो जाएगा? लाल में परिवर्तित हो जाएगा। अगर कोई नीला लिटमस पत्र लाल में बदल रहा है तो समझ जाओ कि वो चीज क्या है? आपकी अम्ल है। तो मैंने आपको समझा दिया। अम्ल एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा। ठीक है, विशेषता क्या होती है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इन सब को मिलाकर एक परिभाषा भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अम्ल की परिभाषा हम क्या बना सकते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो भी अम्ल कहलाते हैं। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, ठीक है, CH3COH, ये सारे आपके क्या हैं? अम्ल के उदाहरण है। अगर आप सारे याद रख नहीं पाते हो तो कम से कम 2 तो आपको याद रखने ही है। ठीक है, कम से कम 2। ये जो भी सूत्र वगैरह हो ना, सिर्फ बोल के नहीं, कॉपी में लिख लिख के याद किया करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल। अम्ल है तो अम्ल के प्रकार भी होंगे। अम्ल के कई सारे प्रकार हैं। ठीक है, प्रकृति के आधार पर और खनिज के आधार पर। ठीक है, प्रकृति पदार्थ जो भगवान ने हमें खुद से दिया है, और अगला आता है खनिज अम्ल, मिनरल एसिड्स कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरली अक्यूरिंग एसिड्स। तो ये क्या होते हैं? आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रकृति प्रदत्त अम्ल, नेचुरली अक्यूरिंग एसिड्स। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपको, प्रकृति प्रदत्त, जो भगवान ने हमें बना के दिए हैं। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त अम्ल क्या होते हैं? ये एक दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ये सब मैंने बढ़ा रखा है और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, वीडियो में आगे देखोगे। ठीक है, हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में ऐसे तनु अम्ल विविध मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? ये दुर्बल अम्ल वाले। एग्जाम्पल के तौर पर जो ये सेब है, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। ये वाला क्या है? टॉर्टरिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारे जो अम्ल हैं, ये प्रकृति प्रदत्त अम्ल हैं, जो भगवान ने बना के दिए हैं, और ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल हैं। इनको हम, हमारा बॉडी एक्चुअली, इनको, हमारे बॉडी को इनकी जरूरत होती है। इनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल हमारे शरीर की नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। और कुछ ऐसे अम्ल भी होते हैं जिनको अगर हम गटक लें, टपक जाएंगे, है ना। जो जहर होता है वो क्या होता है? वो प्रबल अम्ल होता है, जो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है प्रकृति प्रदत्त अम्ल। आइए अब जानते हैं
कुछ सामान्य फलों और खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल इस प्रकार होते हैं। एक टेबल है, आपको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले बात करें सिट्रिक फल, प्याज, इसमें क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सेब की अगर हम बात करें तो सेब में मैलेइक अम्ल पाया जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में इस सारणी से आ सकता है, आता है। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है। ये नुकसानदायक होता है। ठंडे पे कार्बोनिक अम्ल होते हैं, ठंडे पेय में। संतरा में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसे 2-4 बार पढ़िए, आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा। ठीक है। ये चीज होगी। अब हम बात करेंगे खनिज अम्ल, मिनरल एसिड्स की बात करेंगे। ये होते हैं प्रबल अम्ल। ये क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। और इनको लेने से नुकसान होता है बहुत, इंसान की जान भी जा सकती है। खनिज अम्ल कैसे अम्ल होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल कैसे अम्ल होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ये खनिजों से तैयार किए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है मेरे दोस्त? खनिज अम्ल है, क्योंकि इनको खनिजों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। इन अम्लों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन अम्लों को छूना या चखना भी नहीं चाहिए। छूना भी नहीं है, चखना तो दूर की बात, चखोगे काम फतेह। ठीक है। खनिज अम्ल औद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। जो फैक्ट्री वगैरह होती है उनमें जो चीजें बनती हैं, कुछ कुछ चीजें, वहां इनका प्रयोग होता है। फैक्ट्री के पर्पज से जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहां इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उदाहरण, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका सूत्र होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका सूत्र होता है HCl, नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3, फास्फोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H3PO4, ये सब के सब क्या है? खनिज अम्ल है। और ये प्रबल अम्ल होते हैं। ये बहुत, इनको छूना तक नहीं चाहिए, इनको चखना तक नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी जान तक जा सकती है। ठीक है। तो ये एक्चुअली जहर है के समान है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्षारक। ठीक है। क्षारक को हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं। तो इसका जो स्वाद होता है वो तीखा होता है, कड़वा होता है। कोई भी चीज आपको कड़वी लग रही हो, तीखी लग रही हो, तो समझ जाओ कि वो क्या है? क्षार है। ठीक है। क्षारकों का स्पर्श कैसा होता है? चिकना होता है, ऐसे चिपचिपा होता है, चिकना होता है, साबुन जैसा होता है, फिसल लगा ऐसा। ठीक है। उसके बाद क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अगर आपको बिना चखे पता करना है कि भैया ये क्षारक है या नहीं, क्या करो? लाल लिटमस उस पर लगा दो ऐसे। अगर वो नीला हो जा रहा है तो समझ जाओ कि वो क्षार है, अगर नीला नहीं हो रहा तो क्षार नहीं है। ठीक है। जल में विलय होने पर ये क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। अगर आपके पास क्षार है और उसे जल में आप घोलोगे तो जलीय विलयन में ये क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा। और अम्ल क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है। आ गई बात समझ में? जैसे ये जो सोप है, ये जो साबुन है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्षार होता है। जैसे हमारा लाल लिटमस पत्र मैंने इस पर लगाया तो इसका रंग क्या होगा? बदल जाएगा। लाल से ये क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अगर लाल से नीला हो रहा है तो समझ जाओ कि वो क्या है? क्षार है। ठीक। परिभाषा देते हैं इसका, वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं। ये एक परिभाषा है। और एक परिभाषा हम क्या बना सकते हैं? वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक। उदाहरण दे देते हैं इसके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो इसमें OH लास्ट में जरूर आ रहा है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्राइड BaOH का होल ट्वाइस। 4 मैंने लिखे हैं, कम से कम 2 तो याद कर ही लेना। देखो अगर एग्जाम में आता है ना, परिभाषा दीजिए, क्षार की परिभाषा दीजिए, अम्ल की परिभाषा दीजिए, तो आप परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल जरूर दोगे। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो तो फिर बात नहीं बनेगी। एग्जाम्पल देना अनिवार्य है। ठीक है। तो भले ही पूछे या ना पूछे, आपको एग्जाम्पल कम से कम 2 जरूर रखने हैं अपने। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आपके सामने। वे क्षारक जो जल में विलय हैं
तथा जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं, एल्काली कहलाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर में आया था इस साल कि भाई क्षार क्या होते हैं, तो ये एक परिभाषा है। ठीक है, वे क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। मेन बात यहाँ पर है घुलना। हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारक, एल्कली कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षारक को क्षार होने के लिए उसको विलय में घुलना पड़ेगा, पूरा घुलना पड़ेगा, तभी जाके वो क्षार होगा, अन्यथा नहीं। ठीक, क्षार के उदाहरण है, 2 उदाहरण मैं देता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या है? क्षार है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सूचक। सूचक नाम से पता चल पा रहा है सूचना देना, जानकारी देना, है ना? तो सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए यौगिक विलयन में, जो भी हमें यौगिक दिया गया है या विलयन दिया गया है, अम्ल है या क्षारक है, उसकी उपस्थिति को बताता है। कोई भी चीज आपने चखा नहीं है, तो बिना चखे, ठीक है, आप उसको बता सकते हो कि भैया ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है, बताता है। उसके रंग गंध के आधार पर अम्लीय क्षारक में वो बदल जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जो लिटमस पत्र है वो भी एक सूचक ही है। ठीक है, सूचक कई प्रकार के होते हैं, तो जो लिटमस पत्र है वो भी एक सूचक ही है, क्योंकि वो हमें क्या दे रहा है? सूचना दे रहा है। लाल से नीला हो जाना, नीला से लाल हो जाना, ये हमें सूचना ही दे रहा है ना। उदाहरण सूचक के लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, प्याज का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। ये सब हमारे क्या है बाबू? सूचक के उदाहरण है। ये क्या है? सूचक के उदाहरण है। जैसे देखिए, ये लिटमस पत्र ऐसा होता है, लौंग का तेल ये हुआ, और ये मेथिल ऑरेंज हुआ। आपको कि भैया लिख तो दिया, दिखने में कैसा है? तो ये ऐसे दिखने में होता है। सूचक के प्रकार, सूचक कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक सूचक जो भगवान ने बनाए, कृत्रिम जो मानव ने बनवाए हैं, और एक होता है गंधी सूचक। गंधी सूचक क्या होता है? जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय माध्यम में जाओगे तो कुछ अलग गंध आएगी, क्षारीय माध्यम में जाओगे तो कुछ अलग गंध आएगी। ठीक है, जैसे प्याज का रस अम्लीय माध्यम में कुछ उसका जो गंध अलग आता है, और क्षारीय माध्यम में कुछ अलग आता है। लौंग का तेल अम्लीय माध्यम में कुछ अलग गंध देगा, क्षारीय माध्यम में कुछ अलग गंध देगा। ठीक, जिनका निर्माण रसायनों के द्वारा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे ये फिनोफ्थलीन है, ये कृत्रिम सूचक है। ये जो मेथिल ऑरेंज है, ये भी एक कृत्रिम सूचक है। इनको बनाया गया है। ठीक है, कहाँ? लैब में बनाया गया है। ठीक, और जो प्रकृति ने बनाया, पौधों एवं प्रकृति से प्राप्त सूचक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि लिटमस पत्र, जैसे कि हल्दी, ये भगवान ने हमें दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्लों व क्षारकों की प्रबलता के बारे में। ठीक है, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर अम्ल है तो H पॉजिटिव आयन कितना ज्यादा होगा, अम्ल उतना ही तगड़ा होगा। ठीक है, अगर क्षार की बात करें तो OH नेगेटिव आयन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही तगड़ा होगा। ठीक है ना, तो अम्ल के लिए हम OH पॉजिटिव आयन देखते हैं, और क्षार के लिए हम OH नेगेटिव आयन देखते हैं। उनके द्वारा हमें उनकी प्रबलता के बारे में बता पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सार्वभौम सूचक और सार्वत्रिक सूचक के बारे में। तो ये क्या होता है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पीएच स्केल, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, देखिए
ये रंग दिख रहे हैं आपको? अगर देखो ये जो स्केल है ये इसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल एक पैमाना है जिसमें नंबर होता है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। तो 0 से लेकर 14 तक, साथ में न्यूट्रल होता है, ना तो अम्ल होगा ना क्षार होगा, उदासीन होता है, ठीक है। और 7 से छोटा है तो अम्ल होता है, एसिडिक कहते हैं, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होता है, ठीक है। और 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन, और एसिडिक का मतलब क्या होता है? अम्लीय। और एल्काइलिन का मतलब होता है क्षार की, क्षारक। अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा जा रहा है तो क्षार है, 7 से कम है तो अम्ल है, 7 पे क्या है? उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षारक है। तो देखो 0 पे ऐसा कलर होता है, 1 पे ऐसा होता है, 2 पे ऐसा होता है, 3 पे ऐसा होता है, 4 पे ऐसा होता है। रंग बदल रहा है ना। 5 पीएच होगा तो ऐसा होगा, 6 पे ये होगा, 7 पे ऐसा होगा, 8 पे ऐसा होगा, 9 पे, 10 पे। सभी पीएच पॉइंट पर अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। पीएच स्केल ये एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो स्केल आपके आंखों के सामने है इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होता है? 7 से, अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्ल होगा, 7 पे उदासीन होगा, 7 से अधिक होने पे क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। देखो अगर 7 है तो उदासीन विलेन है, 7 से कम है तो अम्लीय विलेन है, 7 से ज्यादा है तो क्षारकीय विलेन है, ठीक। अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, अच्छा एग्जाम में परिभाषा भी आती है ना इनकी, पीएच स्केल की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो पीएच स्केल की परिभाषा अगर आप लिखोगे, क्या लिखोगे मैं बोल दे रहा हूँ। पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, ये लिख देना। और सभी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, हाथों हाथ उनको भी देख लेना। मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में अगर फोड़ना है तो हमारी 1 शॉट वीडियो एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर जो बॉक्स में है और जो अभ्यास में वो, और साथ ही साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और क्वेश्चन बैंक, इनको कर लो बस, सारा यहीं से ही आता है और कुछ नहीं, ठीक। तो अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में प्रश्न पढ़ेंगे अब हम टॉपिक के आधार पर, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। देखो धातु के साथ अगर हम क्रिया करेंगे तो क्या होगा? अम्ल की बात करेंगे और क्षारक की बात करेंगे कि अगर अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, क्षारक धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। देखो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप बोलोगे भैया ये लवण क्या है? तो लवण के बारे में अभी हम पढ़ने वाले डिटेल में। लवण कैसे बनता है? जब अम्ल को और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है और जल बनता है। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के माध्यम से ही लवण का निर्माण होता है, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, यहाँ लिखा भी है मैंने, आई थिंक यहाँ देखो, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। गैस का सिंबल क्या होता है? तीर का निशान जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। उदाहरण दे देता हूं मैं, H2SO4 मेरा अम्ल है, Zn जिंक, ठीक है, ये मेरा धातु है, बनाएगा क्या? ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? मुक्त करेगा। आगे समझ में? अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को निर्मुक्त करेगा, ठीक। वही क्षार भी वही काम करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्षारक भी वही काम करता है, अम्ल भी वही काम करता है, ठीक है। क्षारक और धातु मिलकर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। मैंने एक उदाहरण ले लिया, NaOH के 2 मोल, यहाँ मेरा Zn है, ये क्या बनाएगा? NaZnO2, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, देखो सिंपल सी बात है, जब भी हाइड्रोजन गैस को आप परखनली के सामने ले जाओगे, अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो बुदबुदाहट की आवाज करेगा, पॉप अप की आवाज करेगा, ठीक है। देखो हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास, ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है
और परखने की बात, हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ, ये जलती हुई मोमबत्ती ले जाए, ये दिख रहा है मोमबत्ती आपको, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, यहाँ से बुदबुदाहट के साथ निकल रही है, और जैसे ही उसके सामने मोमबत्ती रखेंगे, अगर ये हाइड्रोजन गैस है, अगर ये हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि करती है, फट फट चट चट की आवाज करेगी, है ना, करते हुए जाती है। इस टेस्ट को हम हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर चटपट की आवाज आ रही है तो समझ जाओ कि ये यहाँ पर गैस जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन का गैस है, अगर नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि वो नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड अथवा अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। एक तरफ लिखा है मैंने धातु ऑक्साइड और एक तरफ लिखा है मैंने अधात्विक ऑक्साइड। अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, क्षारक जब करेगा तो क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। मैंने उदाहरण लिया एक, देखिए ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और ये मेरा CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, क्या बना रहा है CuCl2, ये लवण है, और क्या बनाएगा पानी H2O, जल। हर रिएक्शन को लिख लिख के याद करना, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें भी क्या होता है, जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं। क्षार अधात्विक ऑक्साइड क्या बनाएंगे आपके, लवण और जल बनाएंगे। ये मैंने एक क्षार लिया NaOH और मैंने लिया अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट्स Na2CO3 बनाया जो कि लवण होता है, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, आइए देखते हैं। एक तरफ हमने अम्ल लिखा, एक तरफ हमने क्षारक लिखा, तो देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे देगा, एक तरफ आप अम्ल लोगे, एक तरफ आप धातु कार्बोनेट लोगे, वो लवण बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल का निर्माण करता है। जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण जल बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालती है। जैसे उदाहरण, मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, मैंने धातु कार्बोनेट Na2CO3 लिया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लवण NaCl बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा H2O, ठीक है। अगर अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगी तो भी ये लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। उदाहरण के तौर पे ये मेरा अम्ल HCl है, मैंने एक धातु बाइकार्बोनेट लिया Na2CO3, तो ये क्या बनाएगा, NaCl CO2 H2O। क्षारक के बारे में अगर बात करें, क्षारक धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आप बोलोगे भैया वो अभिक्रिया करता ही नहीं है, तो क्या बनाएगा, कुछ नहीं बनाता, खत्म कहानी, ठीक है, क्योंकि वो अभिक्रिया करता ही नहीं है उसके साथ। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ परीक्षण। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी COH से प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है और पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में COH के होल ट्वाइस उसका सूत्र होता है उसमें घोलोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है और इसका जो रंग होता है वो दूधिया हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा COH का होल ट्वाइस है, इस पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो क्या बनेगा, COCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बन बनेगा और थोड़ा सा पानी अलग हो जाएगा। ये इसका टेस्ट है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होता है, अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तो क्या होगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। अगर हम ज्यादा मात्रा में करेंगे तो संपूर्ण विलयन पारदर्शी हो जाएगा, जिसके हम आर पार देख सकते हैं,
अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइ CO2 डाल देंगे, ठीक है, वो जो दूधिया कलर होता है फिर वो दूधिया नहीं रहेगा, एकदम पानी की तरह हो जाएगा, पूरा आर पार दिखेगा, पारदर्शी हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। ठीक, जैसे ये कैल्शियम CaCO3 है ना, और ये CO2 है प्लस H2 है, तो ये क्या बन जाएगा, पारदर्शी विलयन CaHCO3 का ट्वाइस। ये पारदर्शी होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। कह रहे हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, इसकी उपस्थिति के बारे में बताना है, इससे अभिक्रिया के बारे में बताना है। तो एक तरफ अम्ल लिख लिया, एक तरफ क्षारक लिख लिया। क्या होता है, देखो, जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। अगर अम्ल है तो H पॉजिटिव आयन निकलेगा, ठीक है ना। H पॉजिटिव आयन H3O पॉजिटिव के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्षारक में क्या होता है, क्षारक जल की उपस्थिति में OH नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। देखो ये NaOH है, जल की उपस्थिति में Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन देंगे। और ये क्या देते हैं, ये देखो, ये हमारा HCl है, अम्ल है, जल की उपस्थिति में H3 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देंगे। ये वाला आयन बनाता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं तनुकरण क्या होता है, ठीक है, सांद्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, डाइल्यूट। तनुकरण क्या होता है, तो ये क्या होता है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, ठीक है, आयतन में कमी आ जाना, ये क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है, ठीक है। अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर, क्या मिलाने पर, पानी मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, उसे हम तनुकरण कहते हैं। इसका जीता जाता है एक उदाहरण है, मैं दे सकता हूँ, एक डेली लाइफ का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जो लोग पियक्कड़ होते हैं, पियक्कड़, ठीक है, तो वो जब बोतल खोलते हैं, दारू खोलते हैं, तो अगर जो दारू उसके अंदर होती है उसको वो पीते हैं ना, उनको बहुत कड़वाहट लगती है। अगर पूरा एक गिलास पी लेंगे तो कड़वाहट लगेगी, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे बनाते हैं पैक, थोड़ा सा डालेंगे इतना सा और उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके, है ना, डायरेक्ट भी नहीं डालते, ऐसे डालते हैं, उसके सांद्रता में चेंजेस आ जाती है और उसका जो तीखापन है, कड़वाहट, वो थोड़ा कम हो जाता है, हार्डपन कम हो जाता है। तो ये भी एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको तनुकरण का, ठीक है। डिस्क्लेमर यह है कि कोई भी नशा, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर आप ये कैसे बोल रहे हो, आप क्या करते हो क्या? जी नहीं, मैं आज तक मैंने जिंदगी में किसी भी नशे को चक्के भी नहीं देखा है, लेकिन आपने जरूर देखा होगा ऐसे लोगों को करते हुए, जैसे मैंने देखा है, आपने भी जरूर देखा होगा। मेरे अपने दोस्त करते हैं, मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने मुझे ये बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चेतावनी यह है, चेतावनी क्या है कि जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाने के समय क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, सिली मिस्टेक्स, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जब भी प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो इन चीजों से बच के रहोगे। क्या है कि हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाया जाता है। जो जल होता है ना, उसको धीरे धीरे मिलाया जाता है, एकदम धीरे धीरे। तभी देखो, जब हम जो भी हमारे पास गिलास वगैरह होता है उसमें अगर कुछ रखा है तो ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और धीरे धीरे डालते हैं इसके निप पर, ऐसे नहीं डाल देते हैं, ऐसे नहीं डालते, ऐसे थोड़ा रखते हैं, तिरछा करके डालते हैं ताकि धीरे धीरे जाए और धीरे धीरे मिक्स रहो, ठीक है। यह प्रक्रिया बहुत ऊष्मा छेपी होती है, ठीक है, इसमें ना बहुत ऊष्मा निकलती है, इसीलिए कांच पात्र लगातार हिलाते भी रहना चाहिए। देखोगे जब होता है ना, जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं प्रणाली में लेके ऐसे डालते हैं और ऐसे हल्का हल्का हिलाते हैं, ठंडा करते हैं, उसकी ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। अगर नहीं निकालोगे तो कभी कभी देखा होगा प्रणाली फट जाती है, यही कारण होता है। ऊष्मा को वो बैलेंस नहीं कर पाते, ज़्यादा हो जाता है तो वो फट जाती है, ठीक। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये ध्यान रखिए, हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। जल में आप अम्ल डालोगे, अम्ल में जल में मत डाल देना, फिर बहुत बड़ा विस्फोट तक हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट लवण, सॉल्ट की बात करेंगे। मैंने बोला था लवण कैसे बनते हैं, लवण कैसे बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। लवण के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। लवण कैसे बनता है, लवण अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में बनता है। एग्जाम में आ भी जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तुमसे लवण पूछे या उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछे, दोनों के लिए एक ही चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो देखो जब अम्ल तथा क्षारक को, जब अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया होती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी अभिक्रिया से तुम्हारा क्या बनता है, लवण बनता है। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण हो गया और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, देखो ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। जब हम इनको अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, पानी बनेगा। NaCl हमारा क्या है, लवण है, सोडियम क्लोराइड अपना लवण है। ठीक, लवणों का पीएच क्या होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण में का जो पीएच मान है वो 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। ठीक, उसके बाद प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, पीएच के बारे में पता चल गया, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है और ये क्षारकीय होते हैं। ठीक है, प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है और ये कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ठीक है, अब आपके किताबों में कई सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, साधारण नमक हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इनके बारे में, इनको कैसे बनाया जाता है, इनका क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है और इनका उपयोग क्या है, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में हर साल आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पे तो ज्यादा आते हैं। ठीक है, आइए उनको जानते हैं एक एक करके। पहले बात करते हैं साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों में आ जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP कहते हैं, आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, एक एक करके बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो ये क्या है, बनाने की विधि है। एग्जाम में क्या क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और उपयोग क्या है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया एग्जाम में सेपरेटली भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या होता है, NaCl होता है, H2O होता है, रिएक्शन करता है, NaOH बनाता है, Cl2 बनाता है और H2 बनाता है। ठीक है, तो ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे बनता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये आपका चित्र है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्र आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ से Cl2 निकलेगा, यहाँ से H2 निकलेगा, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। एनोड में पॉजिटिव साइन होता है, कैथोड में नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, यहाँ अपना क्या है भाई, नमक का घोल होता है जो NH के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ से नमक के घोल को अंदर डाला जाता है। तो ये क्लोर एल्कली क्षार के लिए आपको ये चित्र बनाना की प्रैक्टिस अच्छे से आनी चाहिए। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उपयोग क्या है इसके,
धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन अपमार्जक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कागज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। एग्जाम में बार बार आता है 1 नंबर में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बनाने की विधि है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से, जब इस पे हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। ये बनाने की विधि है, ये हमारी बनाने की विधि है। जैसे देखिए, ये CH का होल ट्वाइस है, इस पे मैंने क्लोरीन मिलाया तो मेरा क्या बन गया? CaOCl2 और मेरा पानी CaOCl2। ये अपना क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है। उपयोग क्या है इसके? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए। ठीक, उसके बाद लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कपड़े धोने के लिए। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है, ऐसे लिख देना। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए तो ब्लीचिंग पाउडर जो फिल्टर वाला पानी कई बार घरों में आता है ना, टंकी में, वहाँ डाला जाता है तो उसमें देखो एक थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आती है, वो उसकी होती है। ये जो टैप के पानी आपको मिलते हैं ना, इसमें टंकी में डाला जाता है विरंजक चूर्ण भर भर के, ताकि उसके अंदर जो भी जीवाणु वगैरह है वो नष्ट हो जाए। नेक्स्ट आपका आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक, ये कैसे बनते हैं? इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। यह एक दुर्बल क्षारक है। ठीक, कैसे बनता है? देखो, हमें लेना होगा NaCl, उसमें थोड़ा मिलाना होगा पानी, उसमें थोड़ा मिलाना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें थोड़ा मिलाना होगा अमोनिया, फिर आपको मिलेगा NH4Cl और फिर आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो ये चीज़ आपको लिख लिख के याद करनी है, आप रट नहीं सकते। अभी रटोगे 10 बार, शाम तक याद रहेगा, कल सुबह होता है तो भूल जाओगे। लेकिन अगर लिख लिख के याद कर लिया तो पेन ऑटोमेटिकली चलने लगता है। ठीक है, लिख लिख के याद करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ सारे रिएक्शन। अगर खाना पकाते समय हम इसको गर्म कर दें, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया, तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन, पानी अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। पानी ये भाप बन के उड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भाप बन के उड़ जाएगा। क्या मिलेगा हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दें तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब भाप, भाप बन के उड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगी गर्म करेंगे तो। इसका उपयोग क्या है? खाने को शीघ्रता से पकाने में, खाने को फटाफट पकाने में इसका उपयोग होता है। ये एक एंटासिड का भी काम करता है। ठीक है, ये एंटासिड, आप जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, खट्टापन आता है, डकार आता है, तो ये से हम खाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अम्ल जो की मात्रा बढ़ गई है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है और पेट दर्द जो हो, एसिडिटी हो रही है, वो कम हो जाती है। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में जो जो पकौड़े आप खाते हो, सभी पकौड़े में ये डलता ही डलता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा में हम क्या मिलाते हैं? टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। और अग्निशामन में, ये जितने भी हमारे अग्निशामन है, मेरे पास भी रखा हुआ है एक, दिखा दूं? दिखाई देता हूँ। ठीक है, मेरे पास भी एक रखा हुआ है, तो इसमें भी होता है, ये देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेफ्टी के लिए। कभी भी क्या पता कुछ भी हो जाए, कह थोड़ी ना सकते, तो सेफ्टी बना के रखना है। चलिए, उसके बाद आता है धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, धोना,
धोना किससे है, धोते किससे, पानी से। खाने के सोडे में पानी नहीं होगा, सूत्र लगभग सेम होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो धोने का सोडा में क्या होता है, Na2CO3 होगा, डॉट 10H2O आ जाएगा, 10H2O। धोना पानी ज़्यादा चाहिए तो पानी के 10 मोल है, ठीक। इस वाले में क्या था, इस वाले में देखो क्या था, NaHCO3, और वो क्या है देखो, Na2CO3 डॉट 10H2O। लिख लिख के याद करना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसको कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये इसकी बनाने की विधि है, ठीक है। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, उस पर आपने पानी मिला दिया तो ये क्या बन गया, Na2CO3 10H2O। ये अपना क्या है, धोने का सोडा है, ठीक है। उपयोग क्या है इसके, कांच, साबुन, कागज के उद्योग में होता है, ठीक है। बोरेक्स के उत्पादन में होता है, बोरेक्स बनाने में। घरों में साफ सफाई इसके लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, ठीक। नेक्स्ट लास्ट पे आ जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर देता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी बोले तो हाफ, बनाता है। इसे हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये बनाने की विधि है, ठीक। कैसे बनता है, ये अपना जिप्सम है, ये क्या अपना जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4 हाफ H2O, और पानी का जो 1.5 मोल है वो हवा में भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये जो बचता है इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP कहते हैं, ठीक है। और जब इसके अंदर इस पे फिर से पानी मिलाओगे तो फिर से किससे कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में, ठीक है। ये अपना जिप्सम है, पानी मिलाया, सॉरी ये अपना क्या है, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा हमने पानी मिला दिया तो पानी मिलाते ही वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब इसका उपयोग क्या है, देखो, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लगाने के लिए, हड्डी जोड़ने में तो भाई इसका बहुत ही शानदार उपयोग है। POP के बिना हड्डी जुड़ ही नहीं सकती, ठीक है। खिलौने, सजावट का सामान बनाने में, देख पा रहे हो, उसके साथ साथ दीवार की सतह को चिकना बनाने में, पुट्टी करने में, है ना। तो इनका प्रयोग यहाँ पे होता है। और भी बहुत सारे उपयोग है, 3-4 लिख दो वही बहुत है, सजावट के सामान बनाने में। तो इस तरीके से हमने वन छोटे से वीडियो में, वन शॉट वीडियो में पूरे चैप्टर को आसानी के साथ समझ लिया है, सीख लिया है, आसानी के साथ समझा है, सारा चीज बताया है एकदम आसानी के साथ, ठीक है। छोटे से वीडियो में, 1 घंटे से भी कम वीडियो में मैंने सारा चीज बता दिया है। तो इनको अच्छे से लिख लेना। बाकी अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना कैसे आप खरीद सकते हो। बाकी वीडियो को शेयर करें। 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई हमारे चैनल पे होती है। 10th की सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी है, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, सारी चीज़ें करा रखी है। चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।